हम अपनी साइंस की क्लासों की शुरुआत करने से पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं कि आखिर हम इसमें पढ़ने क्या-क्या वाले हैं। तो हम इसमें जो वही पूरा है 9th और 10th का साइंस का कंटेंट वो पूरा कवर करेंगे अपनी इसी क्लासेस में। और क्योंकि जो रेलवे में साइंस है उसका वेटेज 25 मार्क का रहता है, तो इसमें साइंस पर गौर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यदि हमको 25 में 25 मार्क तो नहीं ला सकते, लेकिन फिर भी 25 में अगर 22-23 मार्क लाना है तो हमको 9th और 10th का पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। तो ये जो भी चैप्टर हैं ये क्लास 9th के लिखे हुए हैं, ये वाले चैप्टर क्लास 10th के लिखे हुए हैं और हम अपनी इन्हीं ऑनलाइन क्लासेस में ये पूरे चैप्टर कवर करेंगे और अपने हिसाब से देख लेंगे, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे रहते हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उन पर थोड़ी ज़्यादा गौर करेंगे। तो हम अपने जो ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत है वो इस वाले चैप्टर से करेंगे, गति के। देखिए, एक बात और, जो 9th और 10th की साइंस है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही 4-4, 5-5 चैप्टर के उसमें मिक्स रूप में दी हुई होती है। जैसे यदि हम 9th में देखें तो इसमें शुरुआत के 4 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं। इसके बाद के जो 3 चैप्टर हैं ये बायोलॉजी के हैं। इसके बाद के 5 चैप्टर ये फिजिक्स के हैं और इसके बाद देखें जो 3 चैप्टर हैं ये पर्यावरण से रिलेटेड हैं। हम इन्हीं चैप्टरों को अपनी क्लासेस में कवर करने वाले हैं और जो भी इसी प्रकार 10th के 16 चैप्टर हैं उनमें भी शुरुआत के चैप्टरों की अगर बात करें तो शुरुआत के 5 चैप्टर हैं ये इसमें केमिस्ट्री के दिए हुए हैं। इसके बाद ये 6वां, 7वां, 8वां, 9वां ये 4 चैप्टर हैं ये बायो के हैं और इसके आगे के चैप्टर ये 4 ये फिजिक्स के हैं। ये फिर पर्यावरण के 2-3 चैप्टर हैं। हम अपनी क्लासेस में यही पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं और इसके लिए हमको शुरुआत फिजिक्स से करेंगे अपनी इस वाले चैप्टर से, बाकायदा पूरा लेक्चर बाई लेक्चर क्रमबद्ध तरीके से। पहले हम 9th का सिलेबस पूरा कवर करेंगे, फिर 10th का कवर करेंगे। अब देखिए, अगर 25 में 25 मार्क लाना है तो पूरा ये सिलेबस कवर करना पड़ेगा। वो बात अलग है 25 में 25 नहीं आएंगे, लेकिन 25 में 22-23 मार्क भी अगर लाना है तो हमको 9th और 10th का पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। और सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं गति नामक चैप्टर से, चैप्टर नंबर 1 गति। इसके लिए हमको थोड़ी सी मापन की आवश्यकता पड़ेगी, जो कक्षा 11वीं का चैप्टर है, 9th और 10th में दिया नहीं है। इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, पूरी साइंस में हमारा बहुत काम आने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाते हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। तो मापन का देखिए अर्थ होता है नाप तोल करना। और आवश्यकता हमको इसकी क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि हमको किसी राशि के बारे में, भौतिक राशि के बारे में एग्जैक्ट जानकारी देना है तो हमको उसको मापन करना ही पड़ेगा। बिना मापन किए हम नहीं बता सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए पेड़ की लंबाई पूछ ली जाए, अब मान लीजिए कोई किसी पेड़ की लंबाई 50 मीटर है, किसी की 2 मीटर है, तो यदि हम बोलें कि इस पेड़ की लंबाई बताओ तो कैसे बताएंगे अपन? माप करके बता सकते हैं कि आखिर इसकी एग्जैक्ट लंबाई कितनी है। ऐसे तो हम बोल लें कि ये वाला पेड़ बड़ा है और ये वाला छोटा है, लेकिन यदि हम मापन करके देखेंगे तो हमको एग्जैक्ट जानकारी हो जाएगी कि आखिर ये पेड़ है कितना बड़ा और ये इसके कितना छोटा है। ठीक है, मान लीजिए वजन की ही बात कर रहे हैं, किसी का वजन मान लीजिए 60 केजी है, किसी का वजन 30 केजी है, तो वैसे हम बोल सकते हैं कि इस वाले का वजन ज़्यादा है, इस वाले का कम है। अब लेकिन वजन है किसका कितना वो हम नाप तोल कर ही बताएंगे। तो यही हमारी मापन की आवश्यकता होती है। और चलिए एक हम यहाँ पर चार्ट देख लेते हैं। चलिए आप यहाँ पर ये चार्ट बना लीजिए अपनी नोट कॉपी में। यहीं से शुरुआत करते हैं। एक जो टॉपिक नोट करने होंगे हम बताते जाएंगे। सबसे पहले आप ये चार्ट नोट कीजिए, नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। के अलावा 3 पद्धतियाँ और होती हैं जिनको हम यहाँ देखेंगे। मान लीजिए हमारी पहली थी, दूसरी होगी मान लो CDS, एक होती है MPS और एक होती है FPS। हम यहाँ पर लंबाई, द्रव्यमान और समय की बात करेंगे। इन्हीं के नाम के हिसाब से इन पद्धतियों का नामकरण कर दिया गया है। देखिए सीरीज पद्धति होती है, इसमें लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में नापते हैं। MPS की बात करें तो यहाँ लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में नापते हैं। और जो FPS पद्धति है इसमें हम लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में नापते हैं। तो हमको ये जानकारी भी होनी चाहिए थी, थोड़ा सा इसको भी नोट में कर लेंगे कि लंबाई, द्रव्यमान और समय के हिसाब से ही तीनों नाम पड़े हुए हैं इनके। पहला लंबाई के लिए, दूसरा द्रव्यमान के लिए और तीसरा सेकंड के लिए। ठीक है, और ये ऐसी पद्धति है, ये MPS पद्धति का ही विस्तृत रूप है। ठीक है, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं गति और देखते हैं हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस क्लास में हम यहाँ देखेंगे, हम गति का वर्णन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, इसके बाद हम देखेंगे सरल रेखीय गति क्या होती है,
और साथ ही हम देखेंगे एक समान गति और समान गति। ये 4 टॉपिक हम अपनी क्लास में कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं दूरी क्या होती है। देखिए, कोई वस्तु गति में होती है, व्यक्ति, वस्तु कुछ भी है, तो अपना स्थान बदलती है, तो जो उसके पहले स्थान से दूसरे स्थान में जो भी वो रास्ते की लंबाई होती है उसको हम दूरी बोलते हैं। दूरी मतलब सीधा रास्ते की लंबाई जो भी हमारे द्वारा कवर किया गया। मान लीजिए कोई व्यक्ति इस स्थान से यहाँ तक आता है, पॉइंट बी तक, तो जो जो उसने ये रास्ता कवर किया है, मान लीजिए जो भी है, मान लीजिए 5 किलोमीटर है, तो रास्ते की लंबाई होती है हमारी दूरी। और यदि हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन का अर्थ होता है जहां से व्यक्ति ने चलना प्रारंभ किया था और बाद में जहां वो पहुंच गया था उसके बीच की सबसे कम दूरी। तो सबसे कम दूरी की बात करें तो यदि हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ऐसे सीधे मिला दें तो ये हमारा बनेगा विस्थापन। एक दो और डिफरेंट प्रकार के रास्ते देखे ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक रास्ता ऐसे है, सीधा बिल्कुल। एक रास्ता ऐसा है, पहले ऐसे गया है, ऐसे गया। एक रास्ता मान लीजिए ऐसा है, सर्कुलर, वृत्तीय रूप का। देखिए, मान लीजिए इस रास्ते पर बात करें, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। अब कोई व्यक्ति या वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ करे और यहाँ पर रुक जाए। मान लीजिए रास्ते की लंबाई है 50 किलोमीटर। अब अगर यदि व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा और यहाँ तक जाएगा, ए बिंदु से बी बिंदु पर जाएगा या ए स्थान से बी स्थान तक, तो जो उसकी द्वारा तय की गई दूरी है वो रहेगी 50 किलोमीटर। तो जो यहाँ पर दूरी होगी वो होगी 50 किलोमीटर। अब विस्थापन की बात करें इसी रास्ते पर, तो देखिए अब क्योंकि रास्ता बिल्कुल सीधा है, अब ए बिंदु और बी बिंदु इन दोनों स्थानों के बीच की सबसे कम दूरी भी यही है, तो यहाँ पर विस्थापन और दूरी दोनों हो जाएंगे बराबर। इस रास्ते पर बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये लंबाई है 4 फीट, ये लंबाई है 3 फीट। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ करे और यहाँ तक आ जाए, इस रास्ते के अनुसार यहाँ से चले इस तरीका से और यहाँ तक आगे रुक जाए, तो यहाँ तक हम देखेंगे जो यहाँ पर दूरी है वो रास्ते की लंबाई होती है क्योंकि दूरी, तो वो है 4 और 3 7 फीट। अगर विस्थापन की बात करें तो वो 7 फीट नहीं है। हम ए बिंदु और बी बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी देखेंगे तो वो हमको ऐसे मिलाना पड़ेगा इन दोनों को सीधे। अब जो ये दूरी बनेगी, दूरी है क्योंकि ये एक नया रास्ता बन चुका है तो यही दूरी ही है एक हिसाब से, तो ये सबसे कम दूरी है ए और बी बिंदु के बीच की, ये हुई विस्थापन। तो ये 4 और 3 जब हम इसे जो ये ट्राइंगल टाइप का बन रहा है इसको सॉल्व करेंगे तो आएगी हमारी 5 फीट। ठीक है, मान लीजिए इस रास्ते पर और बात करें। अब कोई व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, इस रास्ते से घूमते घूमते इस तरीका से तीर की दिशा के अनुसार वापस वो यहीं आ जाए। ठीक है, मान लीजिए जो सर्कुलर पाथ है हमारा, वृत्तीय रास्ता है, इसकी जो हम दूरी मान लें कि ये 100 मीटर है, तो जिसकी दूरी होने वाली है इस केस में वो तो 100 मीटर ही रहेगी। अब क्योंकि व्यक्ति ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया और वो चलते 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 डायरेक्ट यहीं आके रुक गया, तो उसने दूरी तो 100 मीटर कवर कर ली, लेकिन जो उसका विस्थापन है, विस्थापन नहीं है इस बार कितना, लेकिन जो उसका इस बार विस्थापन है वो 0 हो गया, क्योंकि उस जहां पर था वहीं पर वापस आ गया। उसकी जो शुरुआत की स्थिति थी वही बाद की स्थिति है, उनमें कोई भी अंतर नहीं है, इसलिए उसका विस्थापन हो गया 0। और एक रास्ते की और बात करते हैं। मान लीजिए व्यक्ति ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ऐसे गया, ए बिंदु से बी तक गया, फिर बी से इसी रास्ते पर ऐसे गया, फिर इसी रास्ते पर वापस लौट के आया इस साइड, स्टार्ट तक आ गया वो यहाँ सी बिंदु पर। दूरी मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक के बीच की 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है। यहाँ पर हम दूरी देखेंगे अगर, अब व्यक्ति या वस्तु पहले ए बिंदु से बी बिंदु पर जाता है तो उसने 10 मीटर कवर किया, फिर वो बी बिंदु से चल के लौट के ए पर आता है तो फिर 10 हो गया, और ए से फिर सी तक जाता है तो ये फिर से 10 हो गया। यहाँ पर जब व्यक्ति या वस्तु ने चलना प्रारंभ किया इस साइड बी के साइड, तो उसने 10 मीटर दूरी कवर की, फिर लौट के आया उसी बिंदु पर ए पर तो फिर 10 मीटर दूरी कवर हो गई। पहले उसने 10 कवर की, फिर बी से ए पर आने फिर 10 कवर की, फिर ए से सी तक फिर गया तो फिर 10 कवर की, तो इस प्रकार उसकी टोटल दूरी हुई 30 मीटर। अब विस्थापन की बात करें, जब ए से बी तक गया तो उसका विस्थापन 10 मीटर था,
बी से ए तक आया तो उसका विस्थापन लगातार कमता गया, क्योंकि जो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी लगातार कम होती गई। और जैसे ही व्यक्ति यहीं तक आया तो देखो पहले उसने 10 मीटर किया, सीधी रेखा है 10 मीटर, बिल्कुल सेम उसी जगह पर लौट कर आया, तो ये इस बार उल्टी दिशा में माइनस लेंगे, ये हो गया -10 मीटर और ये हो गया 0। देखो +10 -10 और यहाँ दिख भी रहा है यहीं तक अगर व्यक्ति आया है उसका विस्थापन हो गया 0। अब देखिए वो उल्टी दिशा में फिर और जा रहा है और 10 मीटर और गया, तो इस बार फिर और उल्टी दिशा में गया अर्थात -10 मीटर और, तो इस बार उसका विस्थापन है -10 मीटर रहेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो दूरी है हमेशा वो रास्ते की लंबाई ही रहती है, इसलिए हमेशा प्लस में ही रहती है। और जो विस्थापन है देखो वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखो ऋणात्मक आया विस्थापन, यहाँ पर शून्य आया और यहाँ तक प्लस में था दोनों जगह। तो विस्थापन है धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य तीनों हो सकता है, दूरी हमेशा प्लस में रहती है। और एक बात और हम यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि जो विस्थापन हो सकता है वो या तो दूरी के बराबर होगा या हमेशा कम होगा। यहाँ पर दूरी के बराबर है, देखो विस्थापन जब सीधी रेखा हो और एक जगह से दूसरी जगह जाकर व्यक्ति या वस्तु रुक जाए और अगर किसी प्रकार का रास्ता है तो हम देखेंगे कि जो विस्थापन है वो दूरी से हमेशा कम रहेगा या फिर ऋणात्मक रहेगा, तो कम ही होगा। अब हम देख लेते हैं इसके आगे के एक सरल रेखा में गति क्या होती है। जैसा कि देखो नाम से बताया है, जैसा कि देखिए नाम से ही स्पष्ट है, सरल रेखीय गति मतलब एक सीधी रेखा में गति ऐसे होगी। यदि कोई व्यक्ति या वस्तु बिल्कुल एक सीधी रेखा पर बिना मुड़े हुए चला जाए तो इसे हम एक सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे ट्रेन की गति मान सकते हैं हम, यदि ट्रेन का ट्रैक मुड़ा हुआ ना हो तो वो ट्रेन बिल्कुल सीधी जाएगी, इसे हम एक सरल रेखीय गति बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं एक समान गति क्या होती है और असमान गति क्या होती है। एक समान गति का अर्थ होता है कि यदि कोई व्यक्ति या वस्तु जो गति में है, यदि वो समान समय में यदि वो समान समय में समान दूरी तय करे तो उसे हम एक समान गति बोलेंगे। समान समय में देखिए एक समान गति क्या होती है, यदि व्यक्ति या वस्तु समान समय में, जो भी समय के अंतराल लेंगे हम 1 सेकंड 1 मिनट, उस हिसाब से उसकी दूरी भी समान होनी चाहिए। समान समय में समान दूरी, बस समान समय में समान दूरी। जैसे एक रास्ते की बात करें, बस सीधी रेखा लिए ले रहे हैं ए बी, इनके बीच में और 2-3 पॉइंट देख लेते हैं सी डी ई। ये दूरी मान लेते हैं 20 मीटर है, ये 20 मीटर, ये 20 मीटर, ये 20 मीटर। अब यदि कोई व्यक्ति या वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ करे ए बिंदु से और सी तक जाए तो उसको मान लीजिए 5 सेकंड लग रहा, फिर अगले सी से डी तक जाने में भी उसको 5 सेकंड ही लग रहा, फिर डी से ई तक जाने में भी 5 सेकंड लगे और ई से डी तक जाने में भी 5 सेकंड ही लगे। तो जो इस प्रकार की गति होती है उसको हम बोलते हैं एक समान गति। ठीक है, अब बात करते हैं असमान गति की। इसका अर्थ होता है समान समय अंतराल में असमान दूरी। अब जब व्यक्ति या वस्तु समान समय अंतराल लें और दूरी वो अलग अलग तय करे तो उसको हम असमान गति कहते हैं। कैसे देखते हैं, इसी तरीका का एक रोड और बनाते हैं, यहाँ नाम देते हैं पी क्यू। मान लीजिए ये दूरी है 20 मीटर, ये है 35 मीटर, ये 25 मीटर। अब मान लीजिए पी से क्यू तक जाने में व्यक्ति या वस्तु को 5 सेकंड लगते हैं और यहाँ तक उसको जाने में फिर 5 सेकंड लगते हैं और फिर आर से क्यू तक जाने में 5 सेकंड लगते हैं। देखो जो यहाँ तक समान समय अंतराल ले रहे हैं 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड का, उसमें हर बार दूरी अलग अलग तय हो रही है। यहाँ 5 सेकंड में 20 मीटर, यहाँ 5 सेकंड में 35 मीटर और यहाँ 5 सेकंड में 25 मीटर। तो जो इस प्रकार की गति होती है तो उसको हम बोलते हैं समान गति। अब जो इसमें आगे के टॉपिक हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जो वेग चाल बचे हुए हैं। तब तक के लिए आप लोग जो लोग भी नोट बना रहे हैं इसको बाकायदा नोट कीजिए और याद करिए। बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे।